हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉमैन। तो हम अब तक आर्टिकल 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे आर्टिकल 31, 32, 33, 34, 35। तो आज हम 5 आर्टिकल्स करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आर्टिकल 31 देख लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 जो था उसमें क्या लिखा हुआ था? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। और ये जो आर्टिकल 31 था ये रिपील कर दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है, ये रिपील किया गया। इसके साथ एक और चीज रिपील की गई 31 के साथ, मतलब आर्टिकल 31 तो रिपील किया गया प्लस आर्टिकल 19 का एफ क्या था? जो राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हटा दी गई और इन दोनों को डाला गया, इन दोनों चीजों को डाल दिया गया आर्टिकल 300A के अंडर। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 31 रिपील हो चुका है। इसके अलावा इसमें अमेंडमेंट भी हुए, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 31 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। ठीक है, तो संविधान के बनने के तुरंत बाद ही पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें जो है आर्टिकल 31 को अमेंड किया गया। तो इसमें आया आर्टिकल 31A। जब भी अमेंडमेंट होता है तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है आर्टिकल 31 का बी। तो ये दो क्लॉजेस क्या, ये दोनों प्रोविजन इसमें अमेंड होकर आए। तो 31A आपका क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। तो 31A में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है फॉर द एग्रेरियन रिफॉर्म्स। एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या होते हैं? मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मतलब एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड कोई भी रिफॉर्म करेगा तो उसको, और अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करेगा, मतलब कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को अगर वो छीनेगा तो उस पर वो नल एंड वाइड नहीं घोषित होगा, वो लॉ नहीं डिक्लेयर होगा।
ठीक है, तो उसको नल एंड वाइड नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये आपका 31A में था। तो इसको चैलेंज किया गया, इसको सबसे पहले चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद केस में। ठीक है, इसको, इस लॉ को, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। तो इस केस में कहा गया कि जो आर्टिकल 13 है वो आर्टिकल 368 से छोटा है। तो 368 क्या है? 368 है पार्लियामेंट की लॉ बनाने की पावर, लॉ मेकिंग पावर। लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स इसमें अमेंडमेंट के बारे में लिखा हुआ है, और अमेंडमेंट एक तरह का लॉ होता है। आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप, इसमें लॉ की डिफिनीशन दी हुई है, लेकिन इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हैं पार्ट थर्ड यानी कि फंडामेंटल राइट्स का, मतलब कोई ऐसा लॉ पार्लियामेंट बनाती है जो फंडामेंटल राइट से डिफरेंट है, या उसको वायलेट कर रहा है, या उसका कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, या उसको रोक रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो नल एंड वाइड घोषित हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है 31A में कि फंडामेंटल राइट वो ले सकते हैं और नल एंड वाइड नहीं डिक्लेयर होगा। तो ऐसे में पहले वाले जो केस में जजमेंट दी गई, इसको फिर चैलेंज किया गया, क्योंकि लोगों को लगा ये जजमेंट सही नहीं है। तो इसके बाद केस आया सज्जन सिंह। ठीक है, सज्जन सिंह केस 1964। सज्जन सिंह केस में क्या हुआ? दोबारा यही बात बोली गई कि आर्टिकल 13 से बड़ा है आर्टिकल 368। मतलब यहां पर बता दिया गया कि भाई आर्टिकल 13 में जो लिखा हुआ है वो मैटर नहीं करता, मेन मैटर है हमारी अमेंड करने की पावर, मतलब पार्लियामेंट की अमेंड करने की पावर। तो मतलब पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, इसमें ये बोल रहे हैं। लेकिन ये मैटर यहीं तक नहीं रुका, आगे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1968 का ये केस है। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये, यहाँ पे भी यूज हो सकते हैं और ये आपके यूज हो सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में। अभी मैं दिखाता हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहां से आएगी। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट में बोला गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को टेक अवे नहीं कर सकती है, नहीं छीन सकती है। ठीक है, कैन नॉट टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो जब पार्लियामेंट ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का चीज बना दी है, तो उन्होंने क्या किया, वो ले आए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है,
तो ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ले आए। तो इसमें क्या था, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट कर दी। आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट कर दी। तो क्या अमेंडमेंट की, मैं पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है। तो इन्होंने आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट जो किया, उसमें लिखा नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल इफेक्ट आर्टिकल 368। तो जो इसमें कहा गया कि भाई आर्टिकल 13 की बातें आर्टिकल 368 को कोई भी इफेक्ट नहीं करती हैं। मतलब आर्टिकल 368 के तहत हम कितनी भी चीज़ों को अमेंड करें, कुछ भी करें, फंडामेंटल राइट्स टेक अवे करें, 13 जो है, जो बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स को आप नहीं छीन सकते हो, तो वो फंडामेंटल राइट्स को जो है छीन सकता है पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंडर। और दूसरा अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में किया, जिसमें बोला प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव असेंट टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो मतलब प्रेसिडेंट को जो है अपना जो एसेंट है, मतलब जो सहमति है, वो देनी ही पड़ेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक था डेमोक्रेसी पे, ठीक है। तो ये जो अमेंडमेंट थी ये 1971 में आई। और आर्टिकल 13 में ये क्या बोल रहे हैं कि आर्टिकल 13 के 4 में, क्लॉज 4 में क्या बोल रहे हैं कि जो है नथिंग इन दिस आर्टिकल shall affect the आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में क्या अमेंड किया गया, आर्टिकल 368 में बोला गया प्रेसिडेंट को एसेंट देनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट शैल गिव एसेंट, मतलब सहमति देनी पड़ेगी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो ये दोनों चीजें, तो ये एक तरीके से देखा जाए ये अटैक था डेमोक्रेसी पे। तो ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट या लैंडमार्क जजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी वो दिया गया, जो कि है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और ये जजमेंट कब दी गई, आप इसकी डेट याद रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और इसमें हमारे सचिन तेंदुलकर साहब का बर्थडे पड़ता है। तो ये आसान है। तो एक तो सबसे महान केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और दूसरी तरफ सबसे महान क्रिकेट के बैट्समैन 24 अप्रैल 1973। ये इसलिए मैंने बताया, इससे आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो इस दिन ये जजमेंट आई और इस जजमेंट में क्या आया, ओरिजिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन डेवलप हुई, ठीक है, डॉक्ट्राइन डेवलप हुई, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है, उससे पहले समझ लेते हैं कि इस जजमेंट में क्या था। इस जजमेंट में यह हुआ कि पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, लेकिन
वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में मतलब ऐसा कोई इसका एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसका जो है कुछ जो है बेसिक एलिमेंट बताए। और इस केस में जो बेंच थी वो थी 13 जजेस बेंच, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट थी। ठीक है, तो ये 13 जजेस बेंच थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में। और इसमें बोला गया आप सब कुछ अमेंड कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकते हो, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में कौन कौन सी, आई होप कि आप लोगों ने ये सब उतार लिया होगा। अगर नहीं उतारा है तो प्लीज़ टेक द स्नैपशॉट, या फिर जिसको आप स्क्रीनशॉट कहते हैं वो ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं इस पोर्शन को, और एक बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में लिख देते हैं कौन कौन सी चीज़ें आई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें अभी सारी चीज़ों को समझाया जाएगा। लोग बेसिकली इस पार्ट को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किससे आई, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 24 अप्रैल 1973। इसमें क्या है, इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एवरीथिंग में फंडामेंटल राइट्स भी आ जाएगा, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में क्या क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो इसमें क्या है, इसमें सेकुलरिज्म, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, फेडरलिज्म, अभी फेडरलिज्म करवाना है तो वो भी करवाएंगे, और उसके अलावा है जुडिशियल रिव्यू, इसको मैंने कराया था सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में, तो वो एक बार देख लीजिएगा। तो ये सब इस तरह का एक जो है कुछ चीज़ें बताई जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंदर आती हैं, तो इनको आप अमेंड नहीं कर सकते हो, बाकी चाहे जो अमेंड करो फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो है आर्टिकल 31 का ए। अब 31 बी देख लेते हैं, आखिर 31 बी क्या बोल रहा है।
31 में बोल रहा है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है और उसको 9th शेड्यूल में डाल देती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 31B में ये बात बोली गई। तो इसमें सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कौन कौन से केसेस हुए। अब 31B का देख रहे हैं, 31A का देख चुके हैं, तो 31B का देख लेते हैं। ठीक है, 31B का देख लेते हैं। तो इसमें आया मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि आप एवरीथिंग इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। मतलब जुडिशियल रिव्यू से कोई भी चीज बची नहीं है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, ये मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था। फिर एक केस आया आई.आर. कोहुलो केस, ये शायद 2007 का केस है। ये 2007 का केस है। तो इसमें फिर ये सवाल उठा कि जो 9th शेड्यूल में लॉ बनेंगे या जाएंगे तो क्या उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसमें कोर्ट ने बोला कि जो भी लॉ 24 अप्रैल 1973 से पहले बने, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। लेकिन जो लॉ आफ्टर 24 अप्रैल 1973 बने, मतलब जो हमारा केस था केशवानंद भारती, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएंगे। तो ये आपका आर्टिकल 31 हो गया। और इसको कोई भी अच्छे से नहीं कराता है, लेकिन मैंने करा दिया। होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आर्टिकल 32 करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराने हैं। तो अब हम लोग कर लेते हैं आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 मैंने सुप्रीम कोर्ट वाले जो चैप्टर था उसमें कराया था, लेकिन मैं एक बार ब्रीफली आपको दोबारा आर्टिकल 32 बता देता हूँ। तो आर्टिकल 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो कोई भी रिट, डायरेक्शन या ऑर्डर दे सकता है। ठीक है,
तो रिट कितने प्रकार की होती हैं? रिट 5 प्रकार की होती हैं। पहली है हैबियस कॉर्पस। क्या मतलब होता है? टू हैव बॉडी। दूसरा है हैबियस कॉर्पस के बाद मैंडमस। मैंडमस टू कमांड। ठीक है। इसके अलावा होता है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब टू स्टॉप। फिर होता है आपका क्यो वारंटो। तो क्यो वारंटो क्या होता है? टू क्वैश। सॉरी, ये सरसरारी में होता है, एक स्टेप आगे निकल गए थे। ये सरसरारी में होता है। सरसरारी में। और ये आपका क्यो वारंटो। क्यो वारंटो मतलब टू व्हाट अथॉरिटी। ठीक है। तो इसमें हैबियस कॉर्पस में क्या है कि ये प्राइवेट पर्सन और गवर्नमेंट दोनों के अगेंस्ट हो सकता है। और इसमें क्या होता है, जो लोग इलीगली डिटेन्ड किए जाते हैं, मतलब गलत तरीके से किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, उसके लिए होता है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई हमारे सामने को प्रस्तुत करो। इवन हाई कोर्ट भी बोलता है आर्टिकल 226 में, उसके पास भी रेट की पावर होती है। अभी डिफरेंस भी कर लेंगे दोनों में, क्या डिफरेंस है। ठीक है। टू कमांड, इसमें क्या है, ये जो है पब्लिक अथॉरिटीज को दिया जाता है, जो है रिफ्यूज करती हैं, जो रिफ्यूज करती हैं, जो उनकी पब्लिक ड्यूटी उसको करने से। ठीक है। ये क्या होता है, ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, ये अपने से इंफीरियर कोर्ट को जब लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होता है, या एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होता है। ठीक है। तब वो प्रोहिबिशन मतलब कि वो उस केस को रोक देती है, इंफीरियर कोर्ट को जो रोक देती है उस जो है केस को डील करने से। ठीक है। टू क्वैश भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फिर यहाँ पे इंफीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इंफीरियर कोर्ट है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट की इंफीरियर कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो भी नीचे की कोर्ट्स होती हैं। ठीक है। तो ये इंफीरियर कोर्ट को फिर वही लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन वे टू क्वैश, मतलब कि ये क्वैश कर देती हैं। तो प्रोहिबिशन और सरसरारी में क्या है डिफरेंस? प्रोहिबिशन जो है मतलब ड्यूरिंग द केस होता है या अर्ली स्टेज पे हो जाता है, और ये आफ्टर द जब केस खत्म हो जाता है तो उसके बाद उस जजमेंट को वो क्वैश कर सकती है, जो जजमेंट जो है उन्होंने की है, या पूरी प्रोसीडिंग को ही क्वैश कर सकती है। क्वो वारंट मतलब टू व्हाट अथॉरिटी, मतलब कि किस अथॉरिटी के अंडर
आपने ऐसा किया, मतलब कि इसमें क्या होता है कि कोई भी जो पब्लिक ऑफिस होता है, अगर उसको कोई गलत तरीके से हथिया लेता है तो उससे कोर्ट पूछती है कि आप किस अथॉरिटी के थ्रू इसमें बैठे हैं। यूशर्प, सर्फ मतलब हथिया लेता है पब्लिक ऑफिस, तो ऐसे में कोर्ट उससे पूछती है कि आप विच अथॉरिटी से उसमें बैठे हो, और अगर उसे वो सही नहीं लगता है तो फिर वो उसको वहाँ से हटा देती है, और जो उसके लिए सही बंदा होता है उसको वहाँ पर नियुक्त कर देती हैं। तो ये आपका हो गया जो है ये 5 रेट। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इन दोनों में डिफरेंस करता हूँ कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 और 226 में तो ये फंडामेंटल राइट्स एंड अदर पर्पजेस के लिए है। अदर पर्पजेस के लिए है। ये क्या है 32? ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसका ज्यूरिसडिक्शन ठीक है, इसका ज्यूरिसडिक्शन पूरे इंडिया में होता है, होल इंडिया, और इसका स्टेट में होता है। बाकी ये तो मालूम ही है, ये हाई कोर्ट के लिए है और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर वाइज इसका ज्यूरिसडिक्शन नैरो होता है और इसका जो है वाइड होता है, क्योंकि ये फंडामेंटल के अलावा, फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर पर्पज पे भी रिट जारी कर सकती है। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं तो वो भी जल्दी से हम समझ लेते हैं। आर्टिकल 32 से पहले एक रिलेटेड है जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि रेस जुडिकाटा। तो रेस जुडिकाटा में क्या होता है, जो मैटर हर्ड एंड डिसाइडेड होते हैं, मैटर डिसाइडेड होते हैं, वो दोबारा किसी कोर्ट में नहीं सुने जाएंगे, ना उस पर डिसीजन दिया जाएगा। ठीक है, एक बार अगर हो गया तो हो गया, ये रेस जुडिकाटा है। इसके अलावा, रेस जुडिकाटा के अलावा एक कॉन्सेप्ट है डिले एंड लेचेस। तो डिले और लेचेस में क्या है कि अगर आप कोई रिट आप सॉरी रिट नहीं, PIL, ये PIL से रिलेटेड है और PIL आर्टिकल 32 से रिलेटेड है। ठीक है, अभी 1 मिनट के लिए मैं PIL समझा देता हूँ PIL क्या है। तो ये आर्टिकल 32 से ही रिलेट है, यहाँ मैं आर्टिकल 32 लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता था
जो है सुप्रीम कोर्ट में वो ही लोग जा सकते थे, वही लोग पिटिशनर हो सकते थे जिनका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है इंडिविजुअली, लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, इन्फ्रिंज्ड हुआ है इंडिविजुअली। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ केसेस आए जिसमें ये देखा गया कि केवल जो है जिनके पास मनी है वो ही ये पिटीशन डाल पा रहे हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअली जिसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो वो कोर्ट में जा सकता है, इसको बोलते हैं लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये पिटीशन सबके लिए, मतलब अगर किसी का राइट वायलेट हुआ है, अगर किसी का राइट वायलेट हुआ है तो कोई भी एनी पर्सन कैन अप्रोच एनी पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट। ठीक है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया और इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, PIL, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अमेरिका में इसको प्रो बोनो भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो है जाकर कोर्ट में केस कर सकता है दूसरे के बिहाफ पे। ठीक है, तो ये आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कुछ केसेस हुए, तो इसमें से मैं बता दूं, एक आपका केस हुआ फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। ठीक है, दूसरा केस आपका हुआ ABSK संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, और आपका हुआ बंधुआ मुक्ति मोर्चा यूनियन ऑफ इंडिया। तो मैं इसमें सारा आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, मैं केसेस लिख देता हूं और उसमें क्या हुआ। इसमें फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन केस हुआ जिससे इसका ओरिजिन हुआ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, तो इसमें लिख लो ओरिजिन। ठीक है, आपका दूसरा केस है, ABSK संघ, मतलब ये हो गया रेलवे, ABSK संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इसमें क्या हुआ, इसमें बोला गया आप क्लास लिटिगेशन कर सकते हो, मतलब दूसरे के बिहाफ पे आप केस कर सकते हो, या रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेशन। एग्जाम में यही आएगा कि किसमें क्लास लिटिगेशन और रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेशन दिया गया है, तो वो इसमें दिया गया है। इसके अलावा SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
1981 केस है। ये जजेस ट्रांसफ़र केस में भी आता है, फर्स्ट जजेस ट्रांसफ़र केस भी कहते हैं इसको। तो इसमें बोला गया जिस भी ग्रुप का जो है राइट वायलेट हुआ है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये आ गया। इसके अलावा बंधुआ मुक्ति मोर्चा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। इसमें जो है कोर्ट ने बोला कि अगर कोई लेटर के थ्रू भी जो है PIL करेगा तो ये अलाउड होगी। ठीक है, उसको जो है जो एक प्रोसीडिंग्स होती है उसमें नहीं पढ़ना है। जो प्रोसीडिंग और प्रोसीजर कोर्ट का होता है उसमें उसको नहीं पढ़ना, वो लेटर के थ्रू भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि भाई जब जब मिस कैरेज ऑफ जस्टिस होता है तो बहुत सारे लोग कोर्ट नहीं पहुंच सकते, उन्हें तरीका नहीं मालूम है, उन्हें ये कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं पढ़ना है, तो ऐसे में वो लोग कोर्ट नहीं आते हैं। लेकिन जब लेटर के थ्रू भी कर सकते हो तो कोई भी अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, या हाई कोर्ट को, वट एवर द सिचुएशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इसमें ही वो मैटर आया जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था। तो इसमें क्या है कि PIL एंड रेस जुडिकाटा। ठीक है, तो रेस जुडिकाटा क्या होता है? कोई केस पहले से डिसाइड या हर्ड हो चुका है तो वो दोबारा will not heard and decided again, वो दोबारा नहीं हो सकता। will not be heard and decided again, वो दोबारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो PIL वाले मैटर्स में भी यही होता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैटर अगर हैबियस कॉर्पस का है तो उसको सुना जाएगा दोबारा भी। ठीक है, अब इसमें क्या है? PIL एंड डिले एंड लैचेस, डिले एंड लैचेस। डिले और लैचेस, डिले और लैचेस। इसमें डिले और लैचेस में क्या है? इसमें यह कहा गया कि एक रीजनेबल टाइम के बियॉन्ड रिट दाखिल नहीं हो सकती। रिट कैन नॉट बी परमिटेड इन द कोर्ट। मान लीजिए कोई मैटर 10 साल पहले हुआ है और अब
आप आज जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है बोल रहे हो कि मेरे साथ रॉन्ग हुआ है तो मुझे जस्टिस चाहिए, तो इतना डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट या जो भी जस्टिस सिस्टम है वो भी उन्हीं लोग के लिए जो विजिलेंट है, जो जागरूक है अपने अधिकारों को लेके। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सो गए और उनको अपने राइट के बारे में मालूम नहीं, ये बिल्कुल केयरलेस हैं, ठीक है, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट दियर राइट्स, ठीक है। तो ऐसे में नहीं होगा। लिमिटेशन एक्ट में 90 डेज होता है, बट यहाँ पर 90 डेज से ज़्यादा हो सकता है, मतलब केस टू केस डिपेंड करता है, अलग अलग केसेस में ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि जिसके तहत इतना ही पीरियड रखा जाए। और अब ये है कि आगे बढ़ते हैं क्योंकि लंबा खिंच रहा है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका PIEL से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, PIL रिट के थ्रू ही जाती है, क्योंकि जब जब मिस कैरेज ऑफ जस्टिस होगा, वायलेशन होगा, ये डिसएडवांटेजेस पीपल के लिए बनाई गई हैं, पुअर पीपल के लिए है, जिससे वो भी अप्रोच कर सके कोर्ट। क्योंकि कोई भी एक अच्छी सोसाइटी केवल जो है अमीरों की नहीं हो सकती, वहाँ पर सबकी बात इक्वली सुनी जाए, ये ही इम्पोर्टेंट है। तो लोकस स्टैंडी और ये हो गया है PIL, ठीक है। तो अभी इसको भी हटा देते हैं। तो ये आर्टिकल 32 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 32 के बाद क्या है। आर्टिकल 32 के बाद है आर्टिकल 33। इसके अलावा एक क्रिएटिव पिटिशन भी होती है, क्रिएटिव पिटिशन। तो इसमें क्या होता है, जब जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जाती है और वो भी जो है डिस्पोज ऑफ हो जाती है, मतलब वो भी जो है उसमें भी जजमेंट हो जाती है, तो उसके बाद आप एक और रिव्यू पिटीशन, मतलब लास्ट रिव्यू पिटीशन कर सकते हो, दैट इज क्रूएटिव पिटीशन, ठीक है। तो ये क्रूएटिव पिटीशन, इसमें क्रूएटिव पिटीशन में क्या है कि इसमें केस है अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा। तो उसमें सारी कंडीशन बताई गई हैं जो कि मैंने जो है करवाया है, जो सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर है उसमें, तो अब मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। बाकी अब देख लेते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या बोल रहा है, तो आर्टिकल 33, तो आर्टिकल 33 बोल रहा है कि तो ये आर्टिकल 33 से पहले ये समझ लेते हैं आर्टिकल 33 पूरा, क्योंकि हमने चैप्टर कर लिया है तो इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं। तो जो आर्टिकल 12 और 13 था वो था इंट्रोडक्शन, 13 में लॉ को बताते हैं, 12 में स्टेट को बताते हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक था इसका मेन चैप्टर्स, ठीक है। और इसका जो
कंक्लूजन है या एक्सेप्शन भी कह सकते हैं। आर्टिकल 33 टू 35 इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन या फिर एक्सेप्शन। तो अब हमारा आर्टिकल 33 देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 33 बता रहा है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है ये किन लोगों पे लागू नहीं होगा। तो एक तो ये जो है जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उस पे लागू नहीं होगा, ठीक है। जो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उस पे ये लागू नहीं होगा। यही है। मैंने कहा देख लेता हूँ एक बार, गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। जो लोग मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर करते हैं उन पे लागू नहीं होगा, ठीक है। सी, जो लोग इंटेलिजेंस मतलब सीबीआई वगैरह में जो लगे हुए हैं उन पे ये फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर नहीं लागू होगा, जैसे सीबीआई वगैरह या आईबी, ठीक है। ए बी सी डी आपका ये जो लोग जिनका एम्प्लॉयमेंट है टेली कम्युनिकेशन में, ठीक है। और सी और डी आपके जोड़े गए 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, मतलब 50वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये जुड़े। सी और डी वो दोनों तो पहले से ही थे। तो ये आपका आर्टिकल 33 है और इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। अब आर्टिकल 34 देख लेते हैं। आर्टिकल 34 देख लेते हैं। आर्टिकल 34 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 34 बता रहा है कि अगर कहीं पे मार्शियल लॉ इम्पोज हो गया है और उसमें किसी को कोई हानि पहुंचती है, मतलब हार्म पहुंचता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा। इंडेमनीफाई किया जाएगा, इंडेमनीफाई मतलब कंपनसेशन उसको दिया जाएगा। इंडेमनीफाई का मतलब जो भी हर्जाना होगा उसे दिया जाएगा। मार्शियल लॉ कहीं भी लागू हो, जिस भी पार्ट में लागू हो रहा है या फिर पूरे इंडिया में नहीं, वैसे पार्ट में ही लागू होता है। तो ये आर्टिकल 34 है, इसमें कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 35, तो आर्टिकल 35 बता रहा है कि पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट करेगी सिक्सटीन के क्लॉज 4 में। एक लेट मी चेक, 16 के क्लॉज 4 ही है, सॉरी क्लॉज 3 है। क्लॉज 16 का क्लॉज 3 है एंड 16 का क्लॉज 3 एंड 32 का क्लॉज 3। इसके अलावा 34 में या 33 में या 34 में। तो पार्लियामेंट के पास ही पावर है उसको अमेंड करने, स्टेट लेजिस्लेचर उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती। तो ये हो गया आपका जो है आर्टिकल 31 से 35 तक एक एक आर्टिकल कंप्लीट किए गए। इसके अलावा इसमें PIL भी कंप्लीट की गई,
रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट बताया गया, लैचेस एंड डिले का कॉन्सेप्ट बताया गया, और जितने भी कॉन्सेप्ट जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी बताई गई। आर्टिकल 31 को अच्छे से कंप्लीट किया गया। आर्टिकल 31 में 2 पार्ट थे, एक तो पार्ट ए था, एक तो पार्ट बी था, और उससे पहले 31 जो मेन आर्टिकल था उसको जो है रिपील कर दिया गया था। ए में जो है लिखा हुआ था कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर सकती है जो है पार्लियामेंट, जो भी एग्रेरियन रिफॉर्म्स को लेकर बनाए जाएंगे। जबकि बी में बताया जा रहा था कि आप जो है अगर 9 शेड्यूल में कोई लॉ डाल दे तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो उससे रिलेटेड जो भी केसेस थे मैंने बताए, और कैसे क्या जो है उसमें डेवलपमेंट हुआ, तो वो सारी चीज़ें बताई। तो आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अगर ना अच्छा लगे तो बिल्कुल बताइए क्या चेंजेस चाहिए, क्या नहीं सही लग रहा है, ठीक है, तो फिर वो चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।